हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में 2 वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 में जाना। आइए अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स है और लेंसेज कितने तरीके के होते हैं, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, जो हमारे आइज़ में डिफेक्ट्स होते हैं उसको करेक्शन करने के लिए हम जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं उसके पावर को कैसे जानते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन अगर हम सिंपल वर्ड में आपको बताएं तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम ये 2 मीडियम है। ये मीडियम 1 है जिसका हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एयर है एंड ये वाटर है, ठीक है। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो वो क्या होती है, अपना रास्ता बदल देती है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो ये जो पाथ चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब इस लाइट को अगर रिफ्लेक्शन से हम जाने तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, बिल्कुल विदाउट बेंडिंग, बट ये स्लाइटली टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। ये क्यों बेंड किया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो थी बहुत ज़्यादा थी। एयर में आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर स्पीड होती है, और अगर वो वाटर में आई तो उसकी स्पीड कम हो गई, ये मीडियम डेंसर हो गया। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब यही रे अगर वापस से बाहर आएगी, अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। दिस इज़ रेयरर, दिस इज़ डेंसर। अगेन रेयरर मीडियम में जब ये लाइट आएगी, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो दिस इंसिडेंट रे व्हेन इट कम फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, इट बेंड्स और इट लाइट चेंजेस पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यही लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, अगेन ये अपना पाथ बदल रही है। तो दिस चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल वे में हम रिफ्रैक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट एंगल है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड एंगल्स है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों नॉर्मल से N1 एंड N2, ठीक है। ये हम डिटेल में जानेंगे। तो सिंपली आपने डेफिनेशन समझा, द फिनोमिनन इन द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन, और इन द अदर वर्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another is known as refraction of light, ठीक है। अब हम ये जो बेंडिंग हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में फिर से वापस से पहले मीडियम में अगर जा रही है तो ये बेंडिंग हो क्यों रही है, ये जानने के लिए हम जानेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या जानेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि ये लाइट अपना रास्ता क्यों बदल रही है, क्योंकि स्पीड इसकी चेंज हो जा रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये एंटर कर रही है। तो दिस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द speed of light in a medium is known as diffractive index. तो speed of light, the ratio of speed of light in a
वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम किसी रेशो को नापते हैं, किसी स्पीड की रेशो का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या यूँ कह लो वैक्यूम से अगर मीडियम में हम नापते हैं तो उस रेशो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अभी हमने दो चीज़ें जानी, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन होता क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। अब एक आपके एनसीईआरटी के बुक में टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी हमने जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है उसके रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर हम एयर के मुकाबले किसी भी अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वेदर इट इज़ वाटर, ग्लास, डायमंड, केरोसिन, कोई भी दूसरा मीडियम ले लो, पहला मीडियम एयर रहना चाहिए। तो अगर एयर की स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू से या एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यू और एन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, ठीक है। और अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो न्यू या एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन हो जाएगा C/V और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाएगा V1/V2, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम चलते हैं इसी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, कि ये जैसे मैंने 2 मीडियम बनाए थे, ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारी नॉर्मल थी, ये हमारी कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था और ये हमारी इमर्जेंट रे थी। तो पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ द 2 मीडियम, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहाँ पे रे आ रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, दोनों मीडियम के सेपरेट करने वाली लाइन। इस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे, हमारा नॉर्मल और हमारा रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ गए? At the point of interface of the 2 media, the incident ray, the normal and the reflected ray lie in the same plane. पहला लॉ यही कहता है रिफ्रैक्शन का, और पहला लॉ रिफ्लेक्शन का भी यही कहता था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ इज सेम एज सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर द सेम। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, साइन एंगुलर to the sine angular is equals to constant sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant। कब तक constant रहेगा, जब तक आप उस लाइट का कलर चेंज नहीं कर देते हैं, या उस मीडियम की, जैसे वो कोई ग्लास स्लैब है उसकी आप थिकनेस को नहीं चेंज कर देते, या उस पूरे मीडियम को ही चेंज नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल हम ग्लास स्लैब ले लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये कोई ग्लास स्लैब है ABCD, ठीक है। ये ऑफकोर्स एयर है, ये हमारा ग्लास है मीडियम, बाहर फिर एयर बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे है, अगेन नॉर्मल है, ये इमर्जेंट है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये एंगल R है, ये एंगल R है, ये भी एंगल R है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है।
तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये हमारी इमर्जेंट एंगल है। तो ये लॉ क्या कहता है, साइन एंगल आर तो द रेशियो ऑफ साइन एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कब तक, चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, कहीं पे भी साइन एंगल आई साइन एंगल आर का रेशियो लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। कब तक, जब तक ये इंसिडेंट रे जो आ रही है इसके कलर को ना चेंज कर दो। आप लोग जानते हो ना, लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, पूरा वेब गियर, वायलेट, इंडिगो, रेड, ऑरेंज सब, तो उस कलर को ना चेंज कर दो, क्योंकि कलर चेंज करने से क्या हो जाएगी, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट बदल जाएगा। दूसरा, ये जो ग्लास है कितनी मोटी है, जितनी आप मोटी ग्लास लोगे उतना ही क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, बदलता चला जाएगा और हमारा कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। या हम पूरे मीडियम, अब यहाँ पे ग्लास है, अगर इसमें पानी हम भर देते हैं तो फिर हमारा साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है वो बदल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है, क्या कहता है कि जब तक हम लाइट के कलर को, ग्लास के थिकनेस को या मीडियम को नहीं छेड़ते तब तक साइन आई और साइन आर का रेशियो जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी लॉ को, इसी कांस्टेंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अभी तक हम डेंसर डेंसर, रेयरर रेयरर बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना करें कि ये कौन सी डेंसिटी की बात हो रही है। ऑप्टिकली डेंसर या रेयरर जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। कौन सी डेंसिटी की बात हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर का क्या मतलब होता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट को ट्रैवल करने में किसी भी मीडियम में प्रॉब्लम हो रही है, एयर के कंपैरिजन में जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो मीडियम कहलाता है क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और अगर स्पीड ऑफ लाइट को ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर मीडियम में, तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एयर की बात करें तो इसमें हमें पता है क्या होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी एयर में ही होती है। इसके अलावा किसी भी मीडियम में एयर जाएगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और वो मीडियम एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो अगर हम एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इस ये इक्वल टू होता है 1.008 के बराबर समथिंग, ठीक है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हुई क्योंकि इसकी स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके बुक में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डायमंड की 2.42 के बराबर दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आप एयर से डायमंड में आते जा रहे हो, क्या होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और स्पीड ऑफ लाइट घटती जा रही है उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कैसे हो रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आप स्पीड ऑफ लाइट कम करते जाओगे उस पर्टिकुलर मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी आप कहोगे कि ज़्यादा होता चला जाएगा। तो आप ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझ गए, ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी नहीं है कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम, और एयर में बिल्कुल डेंसिटी नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। वो वाली डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये रेयरर और डेंसर मीडियम हम किस बिहार पे लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके टर्म है आपकी बुक में, इसको समझाते हैं कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो आप समझ गए कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होएगी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपना रास्ता बदल देगी, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, या बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको फिगर से समझेंगे। ये
मीडिया से, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। मान लिया ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ये हमारा नॉर्मल है, तो हमने आपको क्या बताया, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, यानी एंगल ऑफ आई छोटी हो जाएगी एंगल ऑफ आर से। ये सिंपल बात समझ गया। जब कोई चीज़ कहाँ से जाएगी, डेंसर से रेयरर में, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। दूसरे केस में इसी फिगर को अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके दोनों मीडिया के सरफेस पे या पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे पड़ेगी। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, इसके इंटरफेस पे क्या चला जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अगर हमारा यहाँ पे नॉर्मल था तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ गया, इसके इंटरफेस पे। अगर हमने साइन एंगल को बढ़ा दिया तो ये नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस को हम कौन सा एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। दिस इज क्रिटिकल एंगल। जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो साइन 90 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो होता है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी को आगे फर्दर समझिए। अब हमने क्या किया, इस इंसिडेंट एंगल को और बड़ा किया। अगर हमने एंगल ऑफ आई को थोड़ा और बड़ा कर दिया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये बजाय इस मीडियम में जाने के या इसके इंटरफेस पे जाने के वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे। आपने देखा जब डेंसर से रेयरर में जाती है कोई लाइट तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अगर हमने एंगल आई को थोड़ा बढ़ा दिया इस वाले आई से, तो अब एंगल आर जो होता है इसके सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, दोनों मीडिया के इंटरफेस पे। तो एंगल आर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा एंड दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट रे को बढ़ाते हैं तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा और वो रिफ्रैक्ट होके वापस अपने ही मीडियम में चला आएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो व्हेन रिफ्रैक्शन डजंट हैपन or it beyond the critical angle, that phenomenon is known as total internal reflection। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लाइव एग्जांपल किस में देखते हैं, डायमंड मेकिंग में। जब डायमंड की कटिंग होती है तो लाइट को उस पर इंसिडेंट ऐसे कराया जाता है कि वो रिफ्रैक्ट होके बाहर ना जाए, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे और वो डायमंड से बाहर कभी भी लाइट नहीं जाए। इसी में रिफ्लेक्ट होके अंदर अंदर घूमती रहती है वो लाइट। इसीलिए डायमंड जो होते हैं वो इतने शाइनी होते हैं और इतने ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। मिरर में रिफ्लेक्शन होता था और लेंसेज में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो कितने तरीके के होते हैं लेंसेज, 2, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक जिस तरीके से मिरर्स होती थी उसी तरीके से हमारे कौन होते हैं, लेंसेज भी होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब हम एक एक करके दोनों लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कुछ दिखता है, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, पॉइंटेड एट एपेजेस एंड थिक
इन मिडल, और ये बीच में पतला और अपेंडेज में कैसा, चौड़ा। दूसरा हम इसका पहचान क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है जिस पे रेस पड़ रही है वो बल्ज साइड है, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी है, केव साइड है। तो हम जिस तरीके से मिरर में आपको पहचानना सिखाए थे कि अगर केव पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो वो कॉनकेव मिरर है। इसी तरीके से अगर केव पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉनकेव मिरर है, और अगर बल्ज साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में लुक वाइज ये डिफरेंस है। दूसरा क्या डिफरेंस है, बीच में ये चौड़ी होती है, ये बीच में पतली होती है, ये अपने पॉइंट्स पे अपेंडेजेस पे पतली होती है और ये थिक होती है, ठीक है। जब इस पे कोई भी लाइट पैरेलल आएगी तो इसको कन्वर्ज कर देगी, ठीक है, और अगर इस पे कोई लाइट आएगी तो ये डाइवर्ज कर देगी। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो लेंसेज में यूज होता है। एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। हम कॉन्वेक्स मिरर से कॉन्वेक्स लेंस से समझते हैं। इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, ओ, इसको ओ से डिनोट करते हैं और ये सेंटर पॉइंट होता है, सिंपल डेफिनेशन। दूसरा, सो अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्म्स जान रहे हैं हम जो हमारे लेंसेज में यूज़ होता है। पहला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें दो होता है, C1 C2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंसेज क्या होता है, दो थिन ट्रांसपेरेंट शीट से बनी होती है। एक समझ लो स्फीयर ये है जिससे काटी हुई है ये वाली लेंस, और एक स्फीयर ये है जिससे ये वाली लेंस काटी हुई, ठीक है। तो इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इस वाले का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं किसी भी लेंस में, बिकॉज लेंस आर मेड अप ऑफ टू ट्रांसपेरेंट थिन शीट्स। अब एक शीट उसमें से स्फेरिकल और एक प्लेन भी हो सकती है, या दोनों स्फेरिकल शीट्स हो सकती है, ठीक है। तो दो हमारी क्या हो गई, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गई। इसी तरीके से हमारे दो फोकसेस भी होते हैं, या फोकाई कह सकते हैं, प्लूरल, F1 F2, ठीक है। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2F1 2F2, ठीक है। तो क्या क्या जाना, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर्स होते हैं, और फोकाई, C1 C2, फोकाई F1 F2, ठीक है। एक फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो लाइन सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर ले, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या जानी हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप लोग को याद रखना होगा कि ये सब टर्म्स हम कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या चीज़ है। ये जानने के बाद
अब हम रे डायग्राम को जानेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मैं अलग कलर से डिनोट कर रही हूँ, इंफिनिटी पे। तो क्या होगा? रूल वही है, जो लाइन पैरेलल टू द लेंस आएगी वो हमेशा फोकस से कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। ठीक है, जो लाइन ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो बिना डाइवर्जन के पास हो जाएगी और बिना कन्वर्जन के पास हो जाएगी। थर्ड, अगर वो फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल टू द लेंस चली जाएगी। तो 3 रूल है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है चाहे वो कॉनकेव लेंस है। क्या तीनों रूल है? इफ़ एनी लाइन कमिंग पैरेलल to the lens, it diverge or converge at focus. If it come from the focus, it will diverge. It will go parallel to the lens, and if it pass through optical center, it will not deviate or converge. It will pass straight. Okay? तो इसी तीनों रूल्स पे हम रे डायग्राम बनाएंगे। किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहली लाइन, पहला रूल पैरेलल आई। ठीक है, दोनों फोकसेस हैं और फोकाई है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, पहली लाइन आई पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस से, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसने लाइन को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। दूसरी लाइन हम यहाँ से पैरेलल लेके आ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रे से हमने समझा कि क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनी? पहली तो पॉइंट साइज बनी, दूसरी फोकस के ऊपर बनी, और तीसरी रियल बनी, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे से बनी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, इट विल बी पॉइंट साइजेस एंड इट विल बी रियल। अब हम सेकेंड केस जानेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो पहली रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करी, इट विल कन्वर्ज टू फोकस। दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी ऑप्टिक सेंटर से, ये बिना डाइवर्जन और कन्वर्जन के कहाँ पे चली जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो अब हमारा इमेज देखो कैसे बन रहा है। अगेन रियल इमेज बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उल्टी। ठीक है, थर्ड केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रख देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं
तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? अगेन फर्स्ट लाइन गोज पैरेलल, विल कन्वर्ज एट फोकस. सेकेंड लाइन गो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, passes विदाउट डेविएशन. और ये कहाँ पे मीट करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे. तो अब हमारी इमेज कैसी बनेगी? अगेन रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कैसे समझ में आ गया? जब हम सी पे रखते हैं तो इमेज सी पे ही बनती है, अपोजिट साइड में इन्वर्टेड और रियल. अब हम ये बहुत गंदा हो गया, इसको हम साफ करके दूसरा इमेज बनाते हैं. अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. कहाँ पे रखा? इन दोनों के बीच में. अगेन फर्स्ट लॉ, इसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा हमने ऑप्टिक सेंटर से पास कराया. कहाँ पे बनी इमेज? बहुत ही सिंपल है. ये 2F2 के बाद में बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी और इन्वर्टेड. तो रियल, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज बन गई. अब हम सेम ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखते हैं. कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे. तो ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रखोगे तो लेंस या मिरर हो, दोनों का आपको मालूम ही है क्या होने वाला है. ऑब्जेक्ट का फोकस पे रखने से पहली तो ये कन्वर्ज होकर दूसरे फोकस से निकल गई, दूसरी हम सी से पास कराएंगे. तो ये दोनों आपस में पैरेलली जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगे. कहाँ पे मिलेंगे? इन्फिनिटी पे. तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी. तो सेम एज मिरर हमारे लेंसेज में भी 6 केसेस हैं. और अगर हम एफ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या होगा? अगेन ये ऑप्टिक सेंटर है, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है. ठीक है. अब क्या होगा? पहली फोकस से पास कराई, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से पास कराई. ये दोनों जैसे जैसे दूर जाएंगे आपस से अलग होते जाएंगे, आपस से दूर भागते जाएंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रहेंगे. तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, कभी भी इमेज फॉर्मेशन इधर की साइड में नहीं होगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे दोनों रेज को. और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. एनलार्ज इमेज कैसी होगी? एनलार्ज, इरेक्ट. अभी तक इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, अब इनलार्ज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी. और ये वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी. कैसी होगी? वर्चुअल, क्योंकि हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट कराया है. तो ये पहला लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का केस है जिसमें कि रियल इमेज नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड नहीं बन रही है, इरेक्ट बन रही है और एनलार्ज बन रही है, ऑब्जेक्ट साइज से बहुत बड़ी बन रही है. तो हमने सारे 6 केसेस जान लिया कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का. अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की. कॉनकेव लेंस में मिरर की तरह 2 केसेस हैं, दोनों हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं.
केस में हमने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखी। आप जानते हैं इन्फिनिटी पे रखने से ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, सेम ईयर F1 F1 F2 2F2। ओ पहली केस में हमने कहाँ रखी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को। तो पहली लाइन हमारी पैरेलल आएगी, वो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से। लेकिन ये कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो ये कन्वर्ज नहीं करती है, ये डाइवर्ज करती है। क्या करती है, डाइवर्ज। तो ये डाइवर्ज होने के बाद कहीं मिली नहीं, दूसरा हमने क्या किया, ऑप्टिक सेंटर से पास कराया। ऑप्टिक सेंटर से तो कोई भी लाइन आराम से पास हो जाती है, उसको कन्वर्जन या डाइवर्जन की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन और डाइवर्जन के बिना स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब क्या हुआ, इमेज तो नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जब हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ पे बन गई, फोकस के ऊपर। ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद लाइन कहाँ पे मिल रही है, फोकस के ऊपर मिल रही है। तो हमारा इमेज कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट थी तो एट फोकस, पॉइंट साइज, वर्चुअल। ठीक है, ये अब दूसरी केस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी केस में हम क्या करेंगे, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पे भी हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फर्स्ट इट विल को पैरेलली डाइवर्ज करेगा, सेकंड ऑप्टिक सेंटर से पास कराएंगे, और ये जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। तो अब कैसी इमेज बन रही है हमारी, अभी भी वर्चुअल इमेज बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो सेम एज केस ऑफ मिरर यू कैन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द केसेस ऑफ लेंसेज एंड बोथ आर वेरी सिंपल। आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ पे होगी। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और इसी से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला जिस तरीके से मिरर फार्मूला था उसी तरीके से लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये v क्या है, u क्या है, अब हम साइन कन्वेंशन से समझेंगे। ये क्या है हमारा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो साइन कन्वेंशंस में सेम साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं जो हम मिरर में रिफ्लेक्शन में यूज़ कर चुके हैं। क्या होता है, अगर हम कोई भी साइन को, डिस्टेंस को अवे फ्रॉम इंसिडेंट रे नापते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं और टुवर्ड्स इंसिडेंट रे नापते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की केस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट इधर रहता है तो यू कैसा हो जाएगा, अवे फ्रॉम हम
ये ऑप्टिक सेंटर से नापते हैं, वहाँ पे पोल से नापते थे, यहाँ पे किससे नापते हैं, ऑप्टिक सेंटर से। तो क्या होगा, यू हमारा नेगेटिव हो गया और इमेज किधर बनती है, इधर, तो बी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे बी पॉजिटिव होगी, 6th केस जब वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। ये तो आपको याद है। फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव, इधर होगा, ठीक है, या इधर, सॉरी फोकल लेंथ इधर है क्योंकि सारी इमेज इधर बन रही है, तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किसमें, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ से डिपेंड करते हैं, हाइट ऑफ इमेज एच से डिनोट करते हैं। अगर वो ऑप्टिक सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आ गया। सेम एज मिरर साइन कन्वेंशन, उसमें हम पोल से सारे डिस्टेंसेस को नापते थे, इसमें ऑप्टिक सेंटर से नापेंगे। वहाँ पे भी अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में हम डिस्टेंसेस नापते थे तो नेगेटिव लेते थे, टुवर्ड्स इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेते हैं। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। वहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जिस तरीके से अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, सेम इसमें भी है। तो साइन कन्वेंशन को आप अगेन रिफ्लेक्शन से जाके देखें, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेंस फॉर्मूला के बाद एक आती है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को कैसे मेजर करते हैं, पावर ऑफ लेंसेज को कैसे मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है P और यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है, या नेगेटिव ऑफ फोकस, P इज इक्वल्स टू 1/f। ये इसका रिलेशनशिप होता है। पावर क्या होती है, फोकस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये क्या होता है, अगर हम P1 + P2 अलजेब्रिक सम चाहे निकालने के लिए बहुत सारे लेंसेज एक साथ रख दें और उसकी पावर को निकालें, तो अलजेब्रिक सम्स होते हैं इनके फोकाई के, F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पावर एंड फोकस में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। जो भी डिस्टेंस आप लेंगे उसका नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसका अलजेब्रिक सम अगर हम पावर्स की निकालनी है तो 1/f की अलजेब्रिक सम निकालेंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। अब जिस तरीके से हम मिरर्स में मैग्नीफिकेशन निकालते थे, सेम मैग्नीफिकेशन भी लेंसेज में निकलता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होता था मिरर में भी।